दोस्तों आज पेश है चक्रव्यूह का खिलाड़ी। ये एक और चित्र है दोस्तों। वह एक भयानक तूफानी रात थी। श्यामनगर के राज्य में सोनपुर नाम एक छोटे से गांव में रहने वाला परिश्रमी किसान हरिया, उसकी पत्नी पूरे गांव की भांति घर में दुबके पड़े हुए थे। ओह, ऐसा मौसम में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? हो सकता है कोई मुसीबत का हमारा हो। और जैसे दरवाजा खोला, अरे वहाँ वहाँ, तुम कौन हो भाई? और इस तरह इस खराब मौसम में? आह, तुम तो बुरी तरह घायल हो, वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आह, सुनो, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं इस राज्य का राजा रामेश्वर हूँ मित्र, तुम मेरी मदद करोगे। किंतु महाराज, आपकी यह दुर्दशा कैसे और किस? यह बच्चा कौन है? ये एक लंबी कहानी है मित्र। फिलहाल मैं तो हम तुम्हें एक वचन लेना चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे को पालना पोषण करोगे। ये तो हमारा अहोभाग्य होगा महाराज। धन्यवाद मित्र। अब मैं इस बालक की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम चलते हैं। मगर आप इस अवस्था में कहाँ जाएंगे? हम हमें जाना ही होगा। अगर हम ये हमारे पीछे सैनिक को भनक लग गई तो यहाँ हम यहाँ हैं तो वे हमें में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओह, एक बात का ख्याल रखना मित्र, इस बालक को कभी न बताना ये राजकुमार है। ठीक है महाराज। और फिर राजा श्यामेश्वर लड़खड़ाते कब्जों से बाहर आया और जीवित रहा तो फिर मिलेंगे। भगवान आपकी रक्षा करे महाराज। और और तभी टप 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 ऐसी ऐसी अंदर चलो। ये जी अंदर चलो। हम सैनिकों ने हम पर शक हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम ठीक कहती हो। और फिर हरिया और उसकी पत्नी अंदर आ गए। रूपा, हमने वचन तो दे दिया, लेकिन कल हम जब पड़ोसी इस बालक के को देखकर प्रश्न करेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? ये बात तो तुमने ठीक कही। इस समस्या का बस एक ही समाधान है, हमें किसी जगह जाकर रहना होगा जहाँ हमें कोई न जानता हो। आप ठीक कहते हैं स्वामी। तो फिर तैयारी करो, हम यह गांव छोड़कर जाएंगे। ठीक है। और दूसरी ओर राजनगर के राजमहल में, क्या तुम सत्य कह रहे हो सेनापति? हाँ, मैं अपने हाथों से महाराज के शरीर के टुकड़े करके नदी में बहा दिए महारानी। और राजकुमार, उसका भी वही हाल हुआ महारानी जी। शाबाश सेनापति, शाबाश। अब हमें इस राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। सेवक सदा आपका आज्ञाकारी रहेगा। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। अब तुम जा सकते हो जोग्या। हाँ हाँ, इस राज्य की सम्राज्ञी हूँ। और तभी ये विश्वासघात है रूपकला। तुमने मुझे वचन दिया था कि भैया की मृत्यु के बाद इस देश का राजा बनूंगा। ओह, ये तो बहुत ही दुष्ट औरतें कैसी चतुराई से पूरे राज्य की स्वामिनी बन बैठी। हम हमसे ऊंची आवाज में बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो क्रोध आ जाए और तुम्हारा कत्ल करवा दे। फिर चापलूसी से काम लेता हुआ बोला, क्षमा करें महारानी, हम मैंने तो बस यूं ही कह दिया। मैं तो राज्य का स्वामी मैं बनूं या आप, बात तो एक ही है। जाओ, आओ, जब जाकर अपना कार्य संभालो। जो क्या महारानी। और गति पंख लगाकर उड़ता रहा। ठीक बीच पश्चात भानुमति, उत्तरी दिशा में जो लगान आना था उसका क्या हुआ? भानु सिंह, सैनिक लगान में धन के साथ कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तभी गजब हो गया महारानी, लगान धन रास्ते में डाकू लूट ले गए। ओह, यह ठीक है, तुम जाओ। उस सैनिक के जाने के बाद भानु सिंह रामा डाकू ने हमें एक बार फिर भारी आघात पहुंचाया है। हाँ महारानी, अगर वो रामा डाकू को सिर ही नहीं रोका गया तो बुरा अंजाम होगा।
परंतु उसे रोकने के लिए ऐसे वीर पुरुष की आवश्यकता है जो देवताओं को भी हराने की समक्ष हो। किंतु ऐसा वीर हमें कहाँ मिलेगा महारानी? इस बार होने वाले वार्षिक उत्सव में हम वीर पुरुष को अवश्य ही खोज निकालेंगे। और वार्षिक उत्सव के दिन प्रिय प्रजाजनों, प्रिय प्रजावासियों, अगर आज प्रतियोगिता में हम मौत की प्रतियोगिता कहे तो प्रतियोगिता से न होगी। जो प्रजावासी चाहे तो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रथम आने वाले को हम प्रधान सेनापति नियुक्त करेंगे और प्रतियोगिता 2 हिस्सों में संपन्न होगी। पहले हिस्से में जहरीले नागों से भरे कुंड में महारानी का राजदंड निकाल कर लाना होगा। दूसरे भाग में सांड से युद्ध करना होगा और उपस्थित प्रज्ञाजनों को जैसे सांप सूंघ गया। जहरीले नागों की कुंड में भी भला कोई जीवित राजदंड लेकर निकल सकता है? तुम ठीक कहते हो। इस प्रतियोगिता में भाग लेने का पश्चात मौत, जानबूझकर मौत से खेलना मूर्खता होगी। तभी अरे देखो, यह युवक मैदान में कूद पड़ा। बेचारा कितना सजीला युवक है, लेकिन कुछ ही पलों में काल का गाल में चला जाएगा। प्रणाम महारानी, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। ओह, शायद यह युवक हमारे काम का निकले। ठीक है प्रधानमंत्री, प्रतियोगिता शुरू करो। जो आज्ञा महारानी। और अगले ही पल महारानी ने राजदंड कुंड में फेंक दिया और वह युवक कुंड में कूद गया। हे ईश्वर, मदद करना। फुस 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 फुस। नागों के बीच में जंप करता हो तुरंत मौत, नागों के रूप में प्रतीक्षा करती मौत से तुरंत झपट पड़ा। खचाक। और अगले ही पल उसके हाथ में नाग पकड़कर दूसरे नागों पर मारना शुरू कर दिया। वार माफ करना नागराज, बचाव के लिए कोई हथियार तो चाहिए ही था। फुस 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 फुस। और उसके हाथ में नाग वायु की गति से घूम रहा था। और फिर उसने राजदंड उठा लिया। फुस 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 फुस। और अगले ही पल और जल्दी ही अगर कहीं भी चूक हो जाती तो मेरे सारे शरीर में विष भर देते। और फिर बाहर आ गया। महारानी जी, यह रहा आपका राजदंड। वाह वाह, अद्भुत, क्या वीर है। अगली परीक्षा तो वहाँ खड़ा उतरा और अब पागल सांड की अपने सामने कैसे बचता है। अगले ही पल यह तो साक्षात मौत है। इससे पहले वह संभल पाता। ओह, इससे पार पाना आसान न होगा। इसको खत्म करने के लिए बुद्धि से काम लेना होगा और नागकुंड का इसमें पूरी मदद कर सकता है। और आजा बेटा, मैंने तेरा प्रबंध कर लिया है। और अगले ही पल वाह वाह वाह, महारानी युवक को अपने पास बुला लिया। अपना परिचय दे युवक। मेरा नाम अशोक सेन है महारानी। तुम वास्तव में वीर हो। क्या तुम आज प्रधान सेनापति का कार्यभार संभाल सकोगे? ये मेरा सौभाग्य है महारानी जी, लेकिन क्षमा करें, मैं कल से अपना कार्यभार संभालूंगा। आज मैं अपने माता पिता को इस उपलब्धि में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। कुछ कुछ देर बाद, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस बात की कभी आज्ञा नहीं दूंगी। आखिर इसमें बुराई क्या है माँ? तुमने तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र देश का सेनापति बनने जा रहा है। तभी अरे यह क्या हुआ भाई? ये माता पुत्र कैसी बहस कर रही है? ओ पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये मूर्ख लड़के को समझाओ, प्रधान सेनापति बनने से इसे क्या नुकसान है? मैं कुछ समझा नहीं। प्रधान सेनापति बनने का क्या चक्कर है भाई? आपको समझाता हूँ पिताजी। फिर अशोक सेन अमर सेन ने आर्या को अब सारी बात बता दी। कुछ जानकर सचमुच इतनी भयानक प्रयुक्ता जीती है। हाँ पिताजी। शाबाश पुत्र, फिर तो तुम्हें सेनापति बनने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद पिताजी। किंतु तुम तुम जाओ पुत्र, राजमहल में जाने की तैयारी करो। जो क्या पिताजी। और अमरसेन बाहर निकल गया। मैं जानता हूँ भगवान, तू अमर को राजमहल क्यों नहीं जाने दे रही। तू तू चिंता न कर,
उसे हमारे वचन की कोई आँच नहीं आएगी, और फिर क्या पता ईश्वर को भी यही स्वीकार हो। और अगले दिन भोर होते ही मेरे पुत्र ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे, और कुछ ही देर बाद तुम प्रधान सेनापति हो गए हो, अमरसेन। किंतु यह मत समझना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, किंतु तुम्हें तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा तो अब शुरू होगी। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। सुनो, राज्य में रामा नाम का एक डाकू अत्यंत उत्पात मचाया हुआ है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उसका उसका न तो गिरोह का कुछ बिगाड़ पाए हैं, वह इतना वीर है कि एक बार शिव शक्ति का अवतार भी जिसका सामना करने से घबरा जाए। मुझे क्या करना होगा महारानी? तुम्हें रामा डाकू को एक माह के भीतर पकड़कर हमारे पास समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं निर्धारित समय पर रामा डाकू को नहीं पकड़ सका और राज्य को छोड़ दूंगा। शाबाश, हमें तुमसे यही आशा थी। और उधर रामा डाकू को जब यह सूचना मिली, हाँ हाँ, तो महारानी ने हमें एक नए बंदे के लिए एक बच्चे को नियुक्त किया है। उस बच्चा मत कहिए सरदार, वह साक्षात शक्ति का अवतार है। और रामा डाकू के मुंह से फिर भयानक हठाकर निकला, हाँ हाँ, अब आएगा मजा। कुछ ही दिनों में हमें ऐसे ही दुश्मन की तलाश थी। और तभी, सरदार क्या हुआ कलवा, तू इस तरह बदहवास क्यों है? सरदार, लगान का धन भरी 5 बैलगाड़ियां जंगल के रास्ते से राजमहल की तरफ बढ़ रही हैं। तू सच कहता है? हाँ सरदार। और जल्दी ही पूरी तैयारी के साथ डाकू लगान के लूटने के लिए निकल पड़ा। और कुछ देर बाद जो जहाँ है वहीं खड़ा रह जाए। अगर किसी ने अपने हथियार को हाथ लगाने का प्रयत्न किया तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। रामा डाकू साक्षात मौत। साथियों, आगे बढ़ो और बैलों गाड़ियों पर लदे धन को निकाल लो। और अगले ही पल 2 डाकू गाड़ी के पास पहुंचे और पर्दा हटाया। अरे यह क्या हुआ? बैलगाड़ी में हिम्मत है तो बाहर निकलो। अगले ही पल रामा डाकू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बैलगाड़ी में धन नहीं, सैनिक भरे हुए हैं। ओह, तुम कौन हो? मेरा नाम अमरसेन है। मैं महारानी जी ने तुझे गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया है। ओह, तुम ही हो वही वीर युवक। रामा अचानक रामा घोड़े से छलांग लगाते हुए अमरसेन पर वार किया। देखो तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है। और अगले ही पल अमर ने फुर्ती से रामा का वार डाकू पर वार किया। तुम्हारे बारे में सुना है था, वैसा ही पाया। तुम वास्तव में वीर युवक हो। और उधर डाकू ने सैनिकों के प्रयास में भिड़ गए। उप, यह तो बहुत फुर्तीला है, इस व्यवहार बड़ी सफाई से बच जाता है। और अपनी शक्ति और फुर्ती के बल पर सिर ही रामा डाकू पर हावी हो जाता। और चटाक चाक, अगले ही क्षण बस रामा तेरा खेल खत्म हुआ। और तभी रामा के साथी कलुआ दृष्टि उस पर पड़ी। चल उठ, अब मैं तुझे महारानी के समक्ष उपस्थित करूंगा। ओह, यह तो तो सरदार को मार डालेगा। मुझे सरदार को बचाना होगा। अगले ही पल चटाक आ। ओह, और उसी समय कलुआ ने घोड़े पर के रामा के पास पहुंचा। और फिर अगले ही पल अशोकसेन कुछ समझ पाता। उप, धोखे से घायल करके रामा डाकू के साथी उसे ले जा रहे हैं, किंतु उसे जाने नहीं दूंगा। और अगले ही पल घाव की परवाह किए बगैर ही अमरसेन घोड़े के पीछे दौड़ पड़ा। और कुछ देर बाद, अब मेरे शरीर के प्राण हैं रामा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उप, ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। सरदार की हालत बुरी खराब है। जल्दी ही चिकित्सा सहायता न मिली तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। पास ही गांव में पास के गांव में कहीं चलता हूँ। जल्दी सरदार, मुझे सरदार को लेकर इसी घर में छुप जाना चाहिए। और अरे तुम अंदर कहाँ आ रहे हो भाई? अरे कौन हो तुम? खबरदार, जो शोर मचाने का प्रयत्न किया था दोनों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन इतना बताओ, तुम हो कौन और हमारे घर में क्यों घुसने की क्या औपचारिक है? मेरा मेरा साथी इस तरह घायल हुआ है, मैं ये फौरन इलाज उपलब्ध न हुआ तो यह मर जाएगा। ओह, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें मदद की आवश्यकता है।
अपने साथी को चारपाई पर लटा दो और इसलिए किसी को जड़ी बूटी का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। कलवा ने रामा के शरीर के पास चारपाई पर लटा दिया। रामा डाकू के चेहरे पर नजर पड़ते ही हरिया और उसकी पत्नी बुरी तरह उछल पड़ी। अरे ये! और उधर अजित सेन रामा को ढूंढता हुआ वापिस गांव में पहुंचा। ओ रामा डाकू एक छलावे की भांति मेरे हाथ से निकल गया, परंतु वह घायल, ऐसी हालत में उसका साथी ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। मैं उसे मैं अपने सैनिकों को इस गांव के चप्पा चप्पा छान मारूंगा। और कुछ ही देर बाद अमर सैनिकों के साथ पूरे गांव गांव में डाकू कलवा को ढूंढता फिर रहा था। यहाँ नहीं मैं यहाँ नहीं है, न ही यहाँ, गायब कहाँ हो गया। दूसरी जबकि दूसरी ओर हरियार किसान, मैं कहाँ हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है, सरदार होश आ गया। ओ आप सुरक्षित है महाराज। यह हमें महाराज से संबोधित करके किसने पुकारा? और फौरन आवाज की दिशा में पलटा और अगले ही पल, तुम हमारा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। और तुम कुछ याद आते हो? हमारा पुत्र कहाँ है? हरिया, राजकुमार पुत्र सुरक्षित है महाराज, लेकिन तुम लोग अचानक गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। राजकुमार की सुरक्षा के लिए गांव छोड़ना आवश्यक था महाराज। ओह, किंतु तुमने हमारे पुत्र को पालने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। हम तुम्हारा उपकार कारण कभी नहीं उतार पाएंगे महाराज। ऐसी बात न कहिए, हमें शर्मिंदा न करिए। नहीं हरिया, तुम वाकई महान हो। तुमसे तुमने गैरों को अपने लिए कष्ट सहे, तुम्हारे अपनों ने भी हमें इस हाल में पहुंचा दिया है। आज हम तुमसे अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते हैं। वह दिन हमारी पहली रानी के उपयंत पुत्र ही पहली वर्षगांठ थी। हम हमारी और महारानी कल्पना प्रशंसा का कोई सीमा न था। स्वामी देखिए हमारे पुत्र का चेहरा कितना तेज है। हाँ महारानी, हमारा पुत्र बड़ा होकर हमारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। तभी क्षमा करें महाराज, आपकी यह इच्छा कभी पूरी ना होगी। हम दोनों चौंक कर पीछे देखा। अगले ही पल रूपकलता, यह क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ महाराज। आप दोनों समय को इस कक्ष में नजरबंद समझिए। राजा की सारी सेना मेरी गुलाम है। कोई भी सैनिक तुम्हारा आदेश नहीं मानेगा। जहरी नागिन, तू हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ हाँ हाँ, पर प्रदूषण षड्यंत्र। मैं अपने छोटे भाई भूप सिंह मेरे साथ है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ये इसका दुष्कर्य में वह तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आपको यह जानकर दुख होगा भाई साहब, मैं रूपकला ठीक कह रही है। भानु, तुम हमारे भाई होते हुए भी हमारे खिलाफ हो। हाँ हाँ हाँ, सत्ता के आगे भाई नहीं होता, कोई पति नहीं होता। हाँ 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 हाँ। और हंसता देख गुस्से में पागल हो उठा। दोस्तों, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इससे पहले उन परिवार कर पाता सैनिकों ने सारे सैनिक मुझ पर टूट पड़े। तुम सब गद्दारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आह आह। और तभी महारानी कनकलता ने चीख कक्ष में गूंज उठी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिंच गई। आह! ओह दुष्ट हत्यारिन, तूने तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अकचाक! आहा! अब तुम मुझे क्यों मारोगे? सोमवार उल्टा मैं तुम्हें ही तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगी। कहकर नन्हे राजकुमार की ओर तरफ बड़ी बड़ी उफ, यह राजकुमार की हत्या करने के लिए उधर बढ़ रही है। तुरंत ही अनर्थ हो। ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा देगा। हा। और अगले ही पल शक्ति स्रोत का छलांग लगाई और पीछे हट दुष्ट। और राजकुमार को बचाने का यही एक उपाय है। सैनिकों को महाराज का पीछा करो, पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार दो। जो गया महारानी। मैं घायल अवस्था में अधिक देर सैनिकों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। और मैं वहां से सीधा अस्पताल में पहुंचा और पूरी गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर भाग निकला। उफ, सैनिक साए की तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं।
शेरदी, मैं तुम्हारे गांव में प्रवेश कर गया। इस गांव में शायद राजकुमार को प्राण बचाने बचाने के लिए कुछ कर सकूं, और तुम्हें मुझे तुम्हारा घर दिखाई, यह घर ठीक रहेगा। आने आने जाने के समय मेरा का समय नहीं है। और उसके बाद की कहानी तुम जानते हो। लेकिन महाराज, यह रहस्य तो अभी भी बना हुआ कि आप घायल हुए थे तो आप पीछा करने वाले सैनिक से बच कैसे गए थे। मेरे प्राण बचाने का श्रेय डाकू मालदेव को जाता है, क्योंकि गांव के बाहर निकलते ही मैं सैनिक ने मुझे घेर लिया। हाँ हाँ, अपनी मौत से कब तक भागोगे? उफ, यह तो मेरी मौत निश्चित है। खैर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, राजकुमार के प्राण बचा चुका हूँ। चलो आखिर ईश्वर को याद कर लो। और तभी और अचानक अपनी और अस्त्र संभाले हुए सैनिक टूट पड़े, और सिर थी सारे सैनिक मारे गए। सेनापति सैनिकों का यह असर देख भाग निकला। मुझे डाकू मालदेव कहते हैं। सैनिकों से तुम्हारी हत्या का प्रयास करते देखा तो रहा न गया, और मैं उन पर टूट पड़ा। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं उतार सकूंगा। छोड़ो मित्र, मैंने जो किया है मेरा कर्तव्य था। उसकी दृष्टि मेरे घावों पर पड़ी। तुम तो बुरी तरह घायल हो, तुम्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। और इस तरह मैं रामा डाकू बन गया, और सरदार मालदेव की मृत्यु के बाद मैं सभी डाकू मुझे सरदार चुन लिया। ओह, मैं परीक्षा प्रतिज्ञा ली है, जब तक उस दुष्ट रूपकला और भानुमति को समाप्त करके अपना राज्य वापस नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। किंतु आज आपकी यह हालत कैसे हुई महाराज? यह प्रधान सेनापति का किया धरा है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अमर, अगर यह सच है तो गजब हो गया महाराज। आज एक पुत्र ने पिता के हाथों घायल हो गए। वो पिता पुत्र? हाँ प्रधान सेनापति, अमरसेन आपका पुत्र है। वाह, यह जानकर आज मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, यह मैंने तुम्हें बता ही नहीं सकता। और अब अमर सारी वास्तविकता का पता चलेगा तो वह भी बहुत प्रसन्न होगा महाराज। नहीं नहीं हरिया, नहीं। अब जान उसे जानकर बहुत दुख होगा कि उसका पिता डाकू है। हमें वचन दो हरिया, तुम हमारे पुत्र को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा हरिया, हम चलते हैं। कुछ देर और रुक जाए महाराज, और खबरदार भागने का प्रयत्न किया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अमर, सैनिक बंदी बुला लो दोनों को। ठहरो ठहरो, मैं इन्हें बंदी नहीं बनने दूंगा। पिताजी, आप सामने से हट जाइए। नहीं जानते आप कितना निर्दयी डाकू है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसका बंदी बनाने से पहले तुम्हें अपने पिताजी की लाश से ऊपर से गुजरना होगा। अमर, पिताजी, पिताजी, आप ठीक तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम दोनों के होते हुए इन्हें बंदी नहीं बना सकते। ठहरो हरिया, हम नहीं चाहते कि अरे तुम्हारे लिए तुम पुत्र में अनबन हो। हम स्वयं प्रधान सेनापति के हवाले करते हैं। लेकिन ओह, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हरिया, हमें निर्णय ले लिया है। हम तुम्हें बंदी बना सकते हैं। युग सैनिकों, इन दोनों को बेड़िया डाल दो। लेकिन सैनिक आगे बढ़कर महाराज कलवा के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और उन्हें ले चले। भगवान, हे भगवान, अब क्या होगा? अगर महारानी ने महाराज को पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। रूपा, महाराज के वचन दिया की डोर बंद रखी है। ओह, और थोड़ी देर बाद वह राजमहल में आपका बंदी हाजिर है महारानी। ओ रामा डाकू के रूप में। ये तो महाराज रामेश्वर है। सेनापति कहता था महाराज को उसे खत्म कर डाला। अगले ही पल महारानी रूपकला सोच में उभरे, बोली, शाबाश अमरचंद, तुम ठीक, शाबाश, तुम ऐसा करो, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, और इसके एकांत में कुछ बातें करना चाहती हैं। जो क्या महारानी जी। अमरसेन के जाने के बाद तुम तुम अभी भी जीवित हो? हाँ रूपकला, लगता है तुम हमें जीवित देखकर बहुत गहरा धक्का लगा है। क्या राजकुमार भी जीवित है? हाँ रूपकला। कहाँ है राजकुमार? वह जीवन भर
नहीं जान पा सकती रूपकला, मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन अगर आज हम बंदी बनाकर तुम्हारे समक्ष खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा पुत्र सही सलामत रहे। और रूपकला ठाके मार के हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गई थी कि राजकुमार पताल से भी खोज निकालूंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसी मौत मारूंगी कब कि मुंह रोमत भी कांप उठेगी। अगली पल महारानी रूपकला दरबार द्वारा बजाए जाने वाले अगले ही पल महारानी रूपकला द्वारा बुलाए जाने पर अमरसेन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। ले जाओ इस दुष्ट को, इसका सर धड़ चल कर दो। क्षमा करें महारानी, अगर आप इस कुख्यात डाकू को पूरी प्रजा के समक्ष मृत्युदंड दें तो इसकी मृत्यु प्रजावासियों के विरुद्ध सिर उठाने वाले का अंजाम का पता चल जाएगा और आप अपने आप में अच्छा रहेगा। बहुत खूब, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है सेनापति, परंतु हम नहीं चाहते कि प्रजा इस दुष्ट का चेहरा देखे, इसकी आवाज़ सुने। इसका प्रबंध इसका प्रबंध मैं अच्छी तरह कर दूंगा महारानी जी। और फिर अमर बंदी महाराज को रामेश्वर को वहां से बाहर की तरफ ले चला। क्या मैं अमर को बता दूं मैं उसका पिता हूं, परंतु यह जानकर उसका लहू खौल उठेगा और उसका रूपकला पर चट दौड़ेगा। और रूपकला का यह जान जानते ही अगर हमारा खून है तो उसका कत्ल करा देगी। हमारा पुत्र जीवित रहे इसके लिए मुझे मृत्यु गले लगाना ही होगा। और अगले दिन प्रजाजनों, अपराध जिस अपराधी को आप देख रहे हैं वह रामा डाकू का कुख्यात है। इसके जीवन भर आप लोगों पर अन्याय किए हैं। इस अपराधी के लिए मृत्युदंड देने का निर्णय लिया है। राज्य का प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों इसे मृत्युदंड देंगे। प्रधानमंत्री आगे बढ़ो। जो क्या महारानी। अमर की तलवार थामे मंच की ओर बढ़ रहा था। मैं कहती हूँ रोक दो या न अन्याय अनर्थ हो जाएगा। मैं विवश हूँ रूपा, मैं महाराज को दिया वचन तोड़ नहीं सकता। और रूपा अन्याय ही मंच की ओर दौड़ पड़ी। मैं तो महाराज को कोई वचन नहीं दिया, यह अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगी रूपा रूपा। और अमरसेन मंच के ऊपर पहुंचा। बस एक पल बाद ही एक पुत्र के हाथों पिता का वध हो जाएगा। और अगले ही पल पुत्र कभी अपने पिता की हत्या करने जैसा घृणित पाप नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सभी सैनिक चौके और खड़े हो रह गए। अरे यह अमरसेन को क्या हो गया, क्या कर दिया। और तभी अमरसेन, इसकी हत्या हत्या न करना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ओह, ये क्या मसरा है। और उधर मंच पर अपनी नकाब हटाकर प्रियाजनों के चेहरे प्रजाजनों को अपना चेहरा दिखाई दिए महाराज। अगले ही पल रामेश्वर ने अपना नकाब उतार फेंका। और महाराज रामेश्वर महाराज, परंतु महाराज हमें बताना होगा कि आप बताना बताया गया है कि आपकी मृत्यु हो गई। यह सब झूठ है प्रजाजनों। हम विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया जिसके रचने वाले ये दोनों हैं। महारानी ने सिर दी। कुछ कीजिए अन्यथा महाराज प्रजा विरुद्ध हो उठेगी। हाँ हाँ हाँ, हमें कुछ करना ही होगा। सैनिकों, समाप्त कर दो। और आज्ञा पाकर सैनिक आगे बढ़े। अपने पिता अपने पिता की ओर उठने वाले हर बाँह को काट फेंक दूंगा। और और महाराज रामेश्वर एक एक सैनिक को तलवार छीन ली और सैनिकों से जूझ पड़ा। तुम्हारा यही अंजाम होगा गद्दारों। कचाक कचाक। और उधर भीड़ में, भाइयों, आज आप सबको निर्णय लेना होगा। एक निर्दोष महाराज और महारानी राज चाहती हो या एक न्यायप्रिय महाराज का। हमें महाराज रामेश्वर का राज चाहिए। तो फिर टूट पड़ो गद्दारों पर। चलो, ओ आह मारो, और कुछ देर मारो, आह आह। ओह, सारी प्रजा विद्रोह हो उठी। अब क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता भोमेश्वर, हमें भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। और मगर तभी, ठहरो दोस्तों, भागने से पहले अपनी उद्दंडता का दंड तो भुगतो। आह। अगले ही पल दोनों महाराज रामेश्वर के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं भटक गई थी स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। नहीं दोस्तों, तुम्हें क्षमा का
का अर्थ अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। और आर्या ने तुरंत उधर आर्या के साथ मिलकर गद्दारों को, सैनिकों को मार डाला और बंदी बना लिया गया। और फिर कुछ देर बाद राज सिंहासन ग्रहण कीजिए महाराज। ये अब हमारे ये सब तुम्हारे कारण संभव हो सका आर्या। और फिर तुम्हें कैसे पता चला पुत्र, महाराज रामेश्वर तुम्हारे पिता हैं। उस दिन जब मैंने कलुआ के घोड़ा अपने घर के बाहर देखा तो मैं सोच में डूब गया। और लगता है रामेश्वर डाकू उसका साथी हमारे घर में है, कहीं वह माँ पिताजी को कोई हानि न पहुंचा दे। और इसलिए मैं अंदर घुसा पाता इससे कानों के बातचीत का स्वर सुनाई दिया। अंदर क्या वार्तालाप हो रहा है उसे सुनना चाहिए। और जल्द ही सारी बात से परिचित हो गया। ओह, इसका तात्पर्य रामा डाकू महाराज रामेश्वर है, इसका पुत्र हूँ। और मुझे अंदर पहुंचकर पिताजी महाराज को अपने किए की क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु तभी वो सैनिक आ पहुंचे। अपराधी मिल गया सेनापति जी। अगर मैं इन्हें महाराज के संबंधों का पता चल गया तो ये महारानी को सब कुछ बता देंगे। तब महाराज अपनी सैन्य शक्ति के बल पर हम सबको समाप्त कर देगा। मुझे चुपचाप रहना होगा, वह उचित वक्त देखकर इंतजार करना होगा। तब मैंने महाराज को बंदी बनाकर महारानी के सामने प्रस्तुत किया और एक योजना तहत अपना सुझाव उनके सामने रख दिया। और उसने तुरंत ही यह स्वीकार कर लिया। तुम्हारा प्रस्ताव हमें स्वीकार है सेनापति। ये प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी मृत्यु को बुलावे पर हस्ताक्षर दिए हैं कमीनी। ओह, इसका मतलब कि तुम उसी दिन सब कुछ मालूम होगा था। जी पिताजी। शाबाश पुत्र, हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद पिताजी। अब आपको अपना राज्य और पुत्र मिला गए महाराज। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, अब तुम यहीं कहीं नहीं जाओगे। जो कुछ हमारा है अब वह तुम्हारा भी है। राजमहल में ही रहोगे और बड़े भाई की तरह वह भी मन भाभी माना कर, और मेरे पहले वाले अच्छे माता पिता बनकर। और आर्या के रूप में दौड़कर अग्रसेन को गले लगा लिया। बेटा, माता पिताजी, समाप्त दोस्तों।